हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं आरएसई का चैप्टर 3 है बायोमास एनर्जी। ठीक है दोस्तों, बायोमास एनर्जी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो आप लोगों का 1 जनवरी है, जिसे आप लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के हर कोर्स पे, यानी हर कोर्स कहने का मतलब जो ब्रह्मास्त्र बैच है, आप लोगों को मात्र और मात्र 99 रुपये में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स ब्रह्मास्त्र बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप लोगों को केवल जो ऑफर चलेगा केवल 1 जनवरी को ही रहेगा, यानी हैप्पी न्यू ईयर के दिन ही रहेगा। आप लोगों को केवल 99 रुपये में कोर्स मिलेगा। ठीक है, हर एक कोर्स हर एक स्टूडेंट्स ज्वाइन करेगा, ताकि आप जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। जो आप लोगों की ब्रह्मास्त्र बैच थी 249 रुपये वाली, वो केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग हर एक स्टूडेंट्स ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत है अच्छा खासे नज़दीक आ चुका है दोस्तों, और आप लोग जानते हैं कि स्टडी मेगा पॉइंट का जो कंटेंट होता है वो कितना अच्छा होता है। ठीक है, आप लोग कंटेंट के पीछे भागिए, ना कि जाइए ये देखिए कि कहाँ पे कितना है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं देखना है भाई। ठीक है, कंटेंट आप लोगों को अच्छा लिखना है, एग्जाम में अच्छा लिखेंगे तभी अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, अपने दोस्तों को भी बता देंगे कि आप लोगों को जो स्टडी मेगा पॉइंट का जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो मात्र और मात्र आप लोगों के लिए 99 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ मिलेगी भाई, उसमें पीडीएफ उडीएफ सब कुछ उसमें इंक्लूड है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बायोमास की। बायोमास क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। पहले इसकी थोड़ी सी एक कहानी बता देता हूँ। बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक भौगोलिक उथल पुथल हुआ था। भौगोलिक उथल पुथल का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसा मतलब कि समय आया होगा कि जो हमारे मतलब कि पृथ्वी है, यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं मतलब कि ज़मीन में दब गए होंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। भौगोलिक उथल पुथल के कारण जो जीव जंतु हैं या वनस्पतियाँ हैं, ये सारी हमारी पृथ्वी में क्या हो गई, दब गई। और वो मतलब कि रासायनिक क्रिया या जो भी प्रक्रिया होते होते वो बहुत सारी चीज़ों में बदलती चली गई। ठीक है, अब देखिएगा, वो तो मेरा था पेट्रोलियम, वो सारी चीज़ें मिलती गई, ये सारी चीज़ें होती गई, लेकिन हम बायोमास का यूज कब आया हमारे। ठीक है, बायोमास का यूज बेसिकली हमारा दोस्तों, बायोमास का यहाँ पे यूज जो हम देखेंगे, बायो मतलब होता है कि जो हमारे घर के जो भी बायो मतलब होता है दोस्तों बायोमास। ठीक है, मास मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, मास मतलब जो हमारे एनर्जी होती है, ये भी हम बोल सकते हैं। बायो मतलब जो हमारे जैविक घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनको हम बायो बोल देते हैं। ठीक है, अब बायो बायो क्या होता है, बायोलॉजी होता है। तो यहाँ पे हम जीव जंतुओं और भी जो वहाँ पे जैसे वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब बेसिकली हमें एनर्जी लेना है बायोमास से। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोमास है हमारा, तो बेसिकली हमारा बायोमास से हम क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। ठीक है, अब बायोमास से हम एनर्जी किस प्रकार से लेते हैं, इसको हम आप लोगों को आज अच्छे वे में बता देंगे। ठीक है, बेसिकली आप लोगों के जो गांव में पुआल होता है और उपले होते हैं, इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हीट को क्या करेंगे, बनाएंगे, और हीट के माध्यम से क्या करेंगे, एनर्जी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा मोटो क्या रहेगा, कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे देखिएगा, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, टरबाइन को चलाना होगा। टरबाइन को चलाने के लिए बेसिकली हमें भाप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और भाप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके भाप को बनाएंगे। ठीक है, यानी एनर्जी का यूज करके, यानी क्या बोल सकते हैं हम, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा किस प्रकार में होगी, किस फॉर्म में होगी, ईंधन के फॉर्म में होगी। ठीक है, यानी जलने वाला। ठीक है, आग के फॉर्म में होगी। तो वो आग क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा, और भाप को सीधे हम कहाँ पे देंगे दोस्तों, अपने टरबाइन पे देंगे। और टरबाइन पे जब हम भाप को देंगे तो हमारी टरबाइन की ब्लेडें क्या होंगी, रोटेट करेंगी, और जो हमारी टरबाइन का जो शाफ्ट होगा वो हमारे अल्टरनेटर या जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ा होगा। और जब हमारा टरबाइन का शाफ्ट यानी घूमेगा, या टरबाइन की जो ब्लेड है वो हमारी घूमेगी, तो टरबाइन के ब्लेड से हमारा क्या लगा होता है, अल्टरनेटर का शाफ्ट लगा होगा। और जैसे ही हमारी टरबाइन की ब्लेड घूमेगी, हमारा शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट कर देगा। और जब हमारा शाफ्ट घूमना स्टार्ट कर देगा, तो हमारी जो अल्टरनेटर है या जनरेटर है वो भी घूमना स्टार्ट कर देगा। और जो हमारा घूमना स्टार्ट कर दिया भाई, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, बेसिकली आप लोग जानते होंगे जो हमारा जनरेटर या अल्टरनेटर होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी जैसे ही हमारी टरबाइन रोटेट करेगी, वैसे ही हमारा यहाँ पे जो अल्टरनेटर का शाफ्ट होगा वो भी रोटेट करेगा। उसके रोटेट करने से हमारा, यानी जैसे ही उसमें रोटेशन का कार्य होगा, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बायोमास को। तो आई होप आप लोगों को जो मैं बताया उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, आगे चल के हम उसको भी बता देंगे। ठीक है, चलिए अब बायोमास को बात कर लेते हैं। बायोमास होता क्या है, जीवित, देखिएगा, जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे जीवों से प्राप्त पदार्थ
जैव मात्रा या जैव संहति या बायोमास कहलाता है। ठीक है, प्रायः यहाँ जीव से आशय पौधों से है, यानी जीव का मतलब पौधों से। ठीक है, अब देखिएगा बायोगैस या बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट जला के, जो हमारे गांव में लकड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको जला के सीधे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे क्या है दोस्तों, या इनको विभिन्न प्रकार से जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन्हें हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कोयला भी बना लेते हैं इन्हीं ईंधन के, जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ होती हैं उनका यूज करके हम क्या बना लेंगे, कोयला भी बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लकड़ियाँ होती हैं दोस्तों, उनका कोयला ही बनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे। अगर वनों की कटाई हो रही है तो समझिएगा वहाँ पे या तो पेपर बनेगा या तो फिर कोयला बनेगा। ठीक है, कोयला बनाने की भी एक प्रोसेस होती है, आपके पेड़ों की कटाई करके कोयला बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, जो हमारा चैप्टर है उस पर मैं बहुत कम जा रहा हूँ और जो मेरा आगे ऊपरी बातें हैं उसको ज़्यादा मैं बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने चैप्टर पे ही रह जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, जैसे में क्या देखेंगे दोस्तों, ईंधन के रूप में हमें क्या मिल जाता है, गन्ने की खोई से हम क्या करते हैं, बायोमास यानी जैव ईंधन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए धान की भूसी हो गई, धान यानी जिसे हम अपने गाँव में कना बोलते हैं। ठीक है, ये धान की भूसी हो गई, इसका भी यूज करके क्या करते हैं, मतलब कि अब इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले क्या होता था, मैं बस छोटा था तब जानता हूँ, मुझे याद है कि धान की भूसी होती थी और जैसे भट्ठे वट्ठे बनाने होते, किसी का जैसे शादी विवाह होता था तो भट्ठा बनाया जाता। पहले गैस सिलेंडर इतना यूज नहीं किया जाता, तो आप हुआ ना भाई, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, पहले क्या होता था, इनका यूज नहीं किया जाता था। ठीक, अब वहाँ पे हम करते क्या थे कि इन्हीं ईंधन का यूज करके हम क्या करते थे, जैसे भूसी है धान की, अब इसमें जैसे मिट्टी का तेल मिला के, जो मिट्टी का तेल आई होप सभी जानते होंगे, मिट्टी का तेल मिला के हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल मिला के उसमें एक भट्ठी होती थी, भट्ठी में पूरा उसको डाला जाता था और उस भट्ठी में जैसे मान लीजिए गोल सी भट्ठी हो गई, अब इसी में हमारा एक डंडा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किसका होता था दोस्तों, इसको मैं बताना चाहूँ तो ये आपका जो आप लोगों ने केले का पेड़ देखा हुआ, केले के पेड़ जैसा होता था। ठीक है, इसको बहुत सारा लेयर बनाते 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 ऊपर ले जाते थे, तो यहाँ पे नीचे जो होता था, नीचे आग लगाते थे तो बहुत अच्छे से जलता था। ठीक है, और बहुत देर तक चलता था और बहुत अच्छे से हर एक प्रोडक्ट को बनाया जा सकता था। ठीक है, यानी खाने पीने वाली चीज़ भाई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और क्या है, अनुपयोगी लकड़ी यानी जिसका यूज नहीं है, बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पहला है यहाँ पे उसमें विधियाँ, रासायनिक विधियाँ, जैव रासायनिक विधियाँ। ये 3 विधियाँ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ईंधन का बायोमास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। बायोमास जैविक उत्पाद एवं जैविक पदार्थ जो सब्जियों से निष्कासित या निकलता है, यह ठोस परिस्थिति में होता है। ठीक है, इसके स्रोत सजीव होते हैं और ऐसे प्राणी जो अभी मरे हों, इनका निर्माण जैविक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, जैविक पदार्थ के द्वारा होता है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है, आई होप आप लोगों ने बायोमास को समझा। बायोमास क्या है, जो आप लोग गाँव के मृतक व्यक्ति होते हैं उनको इन सारी चीज़ों की श्रेणी में हम रख सकते हैं। ठीक है, अब कोई बुरा नहीं मानेगा भाई, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि हमारे गांव की क्यों बोल रहे हैं आप। गोबर गैस क्या होता है, गोबर गैस को बेसिकली हम बायोगैस भी बोलते हैं दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब हमारा क्या है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, गोबर गैस या बायोमास से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यह एक गैसों का मिश्रण है जो जैविक पदार्थ द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से मेथेन, इसे हम CH4 मतलब मेथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है, बनती है। ठीक है, तो हमारा जो गोबर गैस है किससे किससे बनेगा दोस्तों, CH4 होगा और CO2 होगा। ठीक है, यानी मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज़ों को जब दोनों चीज़ें हमारे मिल जाएंगी तो उन्हें हम गोबर गैस बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा अवायवीय परिस्थिति, अपसेंट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा अपसेंट ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेस्टर में क्या होते हैं, डाइजेस्टर में अपशिष्ट, और अपशिष्ट मतलब ये होता है दोस्तों जो आपका कचरा होता है उसे हम अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, अपशिष्ट और पानी को एक रेशियो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1:3 में रखा जाता है, यानी इस स्थिति में इन सारी चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि अवायवीय, ठीक है, अवायु परिस्थिति में 3-4 हफ्तों के लिए रखा जाता है, यानी इसको हम जो हमने मिलावा बनाया है दोस्तों, वो हमारी जो है जैसे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको 3 से 4 हफ्तों तक एक मतलब कि उसमें एयर ना मतलब पहुंच पाए, इनको बनाने यानी बायोगैस हमारा बनता कैसे है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सर्च मार लीजिएगा यूट्यूब पे,
बायोगैस जो आप लोगों का प्रैक्टिकली है उसको देखिएगा कैसे बनता है, ठीक है। 3 से 4 हफ्तों के लिए इनको छोड़ दिया जाता है, यानी उसमें किसी प्रकार का हवा आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। देखिए आगे क्या है, 3 से 4 हफ्तों तक के लिए छोड़ दिया जाता है या रखा जाता है। इस डाइजेस्टर में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी इनके अंदर छोटे छोटे जीव ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात या कुछ दिनों के बाद उसके द्वारा कई गैसों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी उसमें बहुत सारी गैसेस बनने लगेंगी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड H2SO बनेगा गैस, ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी, ठीक है। गैस होल्डर से गैस बाहर निकाला जाता है जिसे फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत मतलब कि हानिकारक होता था, इसलिए इसका यूज बंद कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब मतलब इसमें जो गैस बनती थी दोस्तों, ये मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, H2SO हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब ये बहुत ही विषैली गैसें होती हैं, ठीक है। मतलब विषैली कहने का तात्पर्य है मनुष्य को हानि पहुंचाता है, ठीक। जिसे फ्यूल के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो ये बनी है गैसें, इनको अगर आप लोग जलाएंगे बहुत अच्छे से जलता है, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बट हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, कुछ उसमें एरर हो गया होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मेथेन आल्सो नोन एज बायोगैस, ठीक है। यानी मेथेन जो होता है उसे हम बायोगैस या गोबर गैस बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों से कोई पूछ लेगा मेथेन किस प्रकार की गैस है, तो बोलिए गोबर गैस है या बायोगैस है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे पॉइंट लिखा है, बायोगैस में मेथेन लगभग 55 से 60% तक होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है दोस्तों, 40 से 35% हमारा CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण कितना होगा, 5% होता है। ये बात आप लोग मिश्रण को भी याद रखेंगे, कितने कितने बीच में हमारा बायोगैस का जो होता है, यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं इसमें वो उनका रेशियो क्या होता है, परसेंटेज कितना होता है उनका, ठीक है। अब आगे अगली पॉइंट है, घरों में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों का गोबर, आप लोग गोबर जानते होंगे भाई, गोबर, सड़े हुए पत्ते व व्यर्थ सब्जियों के मिश्रण से करदम यानी स्लरी, करदम मतलब क्या होता है, स्लरी, उनका एक घोल बनाया जाता है, ठीक है, घोल बनाते हैं। इस करदम में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बी को ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा के अथवा सड़ाकर मेथेन गैस बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों आप लोगों ने एक बार न्यूज भी सुना होगा कि आलू, जैसे सड़ी हुई आलू से एक बच्चे ने क्या किया, बिजली बना दिया, ठीक है भाई, बना सकता है, मेथेन गैस बनना चाहिए। अब मेथेन गैस बनाएगा तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिजली बनेगी ही भाई, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, बिजली कैसे बनेगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मतलब इन प्रक्रियाओं को अगर होगा आपके सिलेबस में तब आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। सड़ाकर मेथेन गैस बना लीजिएगा, तथा यह मेथेन अपने साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी क्या करती है, बनाती है। सामान्यतः इसी को बायोगैस कहते हैं। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि बायोगैस हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे हमारा बायोगैस का एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है, सॉरी, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारा चर्बी, प्रोटीन, यहाँ पे सेल्यूलोज, ये सारी चीज़ें किससे होंगी दोस्तों, विलयशील यौगिक होगा, और यही सारी चीज़ें हमारा क्या होगा, इनका विघटन होगा, सूक्ष्मजीव बनेंगे, सारी चीज़ें। अब देखिएगा, प्रोटीन विघटन होगा दोस्तों, तो विलयन मतलब जो विलयशील यौगिक है इसमें, ठीक है। और एक क्या बना लेंगे, कार्बनिक अम्ल बनाएंगे। कार्बनिक अम्ल किसकी उपस्थिति में बनाएंगे, अम्ल, बैक्टीरिया की उपस्थिति में, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। कार्बनिक अम्ल क्या होंगे दोस्तों, CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, ठीक है। चर्बी जो होगी, यहाँ पे हमने क्या किया, चर्बी का विघटन करवा दिया, ठीक है। इसको आप लोग बना लेंगे। अब दोस्तों हमारा आ जाएगा चारकोल। हम चारकोल कैसे बनाएंगे, ठीक है। चारकोल बेसिकली आप लोगों को ध्यान से समझना है, चारकोल हम बनाएंगे कैसे, ठीक। चलिएगा, आइएगा देखिएगा। चारकोल की प्राप्ति लकड़ी से होती है, यानी चारकोल हम किससे बनाएंगे, लकड़ी से बनाएंगे। तथा आइएगा देखिएगा, लकड़ी को विशेष प्रकार की चारकोल बर्निंग, ठीक है, बर्निंग मतलब जहाँ पे जलता है, बर्निंग किल्नस में जलाया जाता है, ठीक है। एक आधुनिक चारकोल किल्नस या रिटार्ड्स में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी को जलाकर 25 से 35 तक, या 25 से 35 डिग्री, या 25% से 35% तक शुष्क बायोगैस पदार्थ चारकोल के रूप में प्राप्त होता है। यानी इतने के रूप में हमारा क्या होगा, बायोगैस जो पदार्थ होंगे चारकोल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे 25 से 35% तक, ठीक है। आइएगा, अगला पॉइंट क्या है, परंपरागत तरीकों से मिट्टी से बनी किल्नस मतलब एक समझ लीजिए, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा दोस्तों, क्या कहते हैं, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, उसी को हम बोल सकते हैं किल्नस, ठीक है। तो यानी वो जहाँ मिट्टी के बर्तन पकाया जाता है, तो पहले उसको सारी मिट्टी वाले बर्तन को रखा जाता है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से लेयर बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर और लेयर बनाया जाता है, उसी को बेसिकली हम किल्नस बोल देते हैं, ठीक है। किल्नस में लकड़ी को जलाकर लगभग 10% चारकोल ही प्राप्त होता है, क्योंकि
ऐसे किल्नस पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है। ठीक है, चारकोल में 75 से 85% तक कार्बन का अंश होता है तथा शेष वाष्पशील पदार्थ तथा राख होते हैं। ठीक है, चारकोल का उसमें मान जो होता है लगभग 30 mg/kg होता है। यानी चारकोल का जो हीटिंग पॉइंट होगा या उसमें मान होगा वो कितना होगा, 30 mg, ठीक है, पर kg होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप लोगों का कुछ प्रोसेस बना हुआ है, इसी प्रकार से आप लोगों का बनता है चारकोल। यानी लकड़ी रखी है, ये सारी चीज लकड़ी है, यहाँ से हमारा इस पे मिट्टी उट्टी सारी चीजें बना के रखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, टूटी हुई टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ से मतलब इस प्रकार से बनाया जाता है, वायु थोड़ा बहुत अंदर जाएगा तभी तो जलेगा ना भाई ये। ठीक है, मतलब इसमें जो धुआं निकलेगा ये समझ सकते हैं। ठीक है, चारकोल में राख की मात्रा अति सूक्ष्म यानी लगभग 2% होती है और यह सल्फर से मुक्त होता है। ठीक है, यानी सल्फर से क्या होगा, मुक्त होगा, इसलिए इसका उपयोग उच्च ग्रेड के इस्पात बनाने में किया जाता है। ठीक है, अधिक महंगा होने के कारण इसका उपयोग फोर्जिंग, ठीक है, फोर्जिंग प्रैक्टिस में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, चारकोल का उपयोग एक अच्छे साफ नियंत्रण में रखने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी अच्छा खासा ईंधन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, केमिकल ग्रेड चारकोल अनेक प्रकार से प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक रासायनिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को चारकोल के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अभी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि आप लोगों को केवल 1 जनवरी को ही आप लोगों के लिए केवल हर एक कोर्स, ठीक है, हर एक कोर्स जो होगा आप लोगों को केवल और केवल 99 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।